जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो आरक्षण दिया, जिसमें अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, और उसके बाद उसी के चलते जो लोग नाराज थे अंत में उनको 2 साल कुछ महीने के बाद ही हटा दिया। और आप सोच लीजिए क्या किया उनके साथ दोबारा, जो कि सबके हित में उन्होंने काम किया। तो आप जान लीजिए, कभी कभी तो सबके हित में काम करने का मतलब होता है कुछ लोग नाराज होते। वचन देता हूं कि जब तक हैं हमारे हाथ में जो भी काम रहेगा हम लोगों की सेवा करेंगे, उसको बेहतर ढंग से करेंगे। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं। इतना कभी कहां देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इन दिनों बिहार की सियासी गलियारे में एक सवाल तैर रहा है। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को 5 साल के कार्यकाल से पहले ही बीच में ही हटाया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उन्हें हटाया जा सकता है? यह सवाल हम नहीं बल्कि विपक्ष उठा रहा है। और विपक्ष अगर सवाल ये उठा रहा है तो उसके पीछे वजह सीएम नीतीश कुमार का बयान ही है, जिसमें नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के बहाने ये कहते नजर आते हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं, आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, सभी लोगों के हित में काम कर लें। कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए, उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, लेकिन नाराज हो गए लोग और 2 साल में ही उन्हें हटा दिया गया। सवाल है कि नीतीश के मन में कसक है क्या? क्योंकि इस तरह के दर्द, इस तरह की कसक पहली बार नहीं है जब सामने आया हो। पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कई बार कि उन्हें सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। नीतीश कुमार ने कई बार यह बात कही, मीटिंग में भी कही, और उन्हें बीजेपी ने दबाव डाला, तब जाकर वो सीएम बने हैं। नहीं तो कोई इच्छा नहीं थी उनकी सीएम बनने की। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर भी उनका दर्द छलक आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में हम इतनी तो देरी करते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, बीजेपी की तरफ से अभी प्रस्ताव नहीं आया है। तो क्या यह नीतीश के मन में कसक है? नीतीश के मन में वो कुछ दर्द है जो बार बार छलक कर आता है, बार बार सामने आ जाता है। आज इसी पर बड़ी बहस, लेकिन वो कसक आप महसूस कीजिए पहले इस बयान के जरिए एक बार फिर से। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो आरक्षण दिया, जिसमें अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, और उसके बाद उसी के चलते जो लोग नाराज थे अंत में उनको 2 साल कुछ महीने के बाद ही हटा दिया। और आप सोच लीजिए क्या किया उनके साथ व्यवहार, जो कि सबके हित में उन्होंने काम किया। तो आप जान लीजिए, कभी कभी तो सबके हित में काम करने का मतलब होता है कुछ लोग नाराज होते। ये वचन देता हूं कि जब तक हैं हमारे हाथ में जो भी काम रहेगा हम लोगों की सेवा करेंगे, उसको बेहतर ढंग से करेंगे। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं। और हमारे साथ आज पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। अभिषेक झा हैं, जेडीयू प्रवक्ता, अखिलेश सिंह हैं, बीजेपी नेता, ध्रुव कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर संजय कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शक्ति सिंह यादव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार को डर सता रहा है कुर्सी जाने का, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के बहाने? शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक झा जी समझाइए जरा, ये कसक क्या है मन में? क्या कसक है, दर्द है जो बार बार छलक आता है? क्या उन्हें डर है कि उन्हें हटाया जा सकता है कर्पूरी ठाकुर की तरह? अभिषेक झा जी जी, क्या ये कसक है, क्या डर है कि उन्हें हटाया जा सकता है कर्पूरी ठाकुर की तरह? मैं चाहूंगा कि आप इत्मीनान से मेरी बात सुन लें सुमित जी।
जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही थी और उस दरमियान कर्पूरी जी के जीवन के बारे में बताते हुए नीतीश कुमार जी ने इस वाकये का जिक्र किया कि किस तरह से कोई अच्छा कार्य करता है, शोषितों, वंचितों, दलितों की आवाज को बुलंद करता है या उनके हक की लड़ाई लड़ता है तो उनके साथ किस तरह से होता है। और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आज तक कर्पूरी जी के आदर्शों को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में राजनीति की है तो कोई नीतीश कुमार जी पर हावी हो जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन देख लें तो कभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता नहीं किया है। और दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो छवि हो, जो उनकी साख हो, उसका राजनीतिक वजूद इतना बड़ा है कि किसी की इतनी राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं हो सकती है कि कोई उन पर चैलेंज करे। आप जरा सोचिए कि जो लोग हल्ला मचा रहे, चिल्ला रहे हैं, 2010 के चुनाव में यही आरजेडी के लोग 22 सीटों पर थे, कांग्रेस के लोग 4 सीटों पर थे। जब महागठबंधन का स्वरूप आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तैयार हुआ तब जाकर ये इन लोगों का राजनीतिक वजूद वापस आया है। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि हमें कम सीटें आई हैं, आप जैसे ही इस चुनाव का जिक्र करते हैं कि कम सीटें आई हैं, पूरे बिहार की जनता इस बात को जानती है कि किसी खास पार्टी लोजपा और किसी खास नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नकारात्मक राजनीति का यह नतीजा रहा है कि हमारे इतने सारे कैंडिडेट्स इतने कम मार्जिन से हारे हैं। शक्ति सिंह यादव जी आवाज आ रही है कि हमारी पार्टी का जनाधार कम हुआ हो या नीतीश कुमार जी की शाख कम हुई हो, तो नीतीश कुमार जी ने इस वाकये का जिक्र किया था और वो लगातार दलितों, शोषितों, वंचितों और अति पिछड़ों के, मैं वही तो बात कह रहा हूं। देखिए अभिषेक झा जी, हो गया इत्मीनान से, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली। यही तो मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार भी हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी अच्छा काम किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, गरीब गुरबों के लिए काम किया, तो उन्हें हटा दिया गया। यही तो बात है। तो क्या नीतीश कुमार को भी ये डर है कि अब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी साजिश करके हटा दिया जाएगा? सुमित जी, आदरणीय, आपने बयान सुना नहीं नीतीश जी का? परिवार के लिए कोई काम करते हैं, नीतीश जी का बयान सुना नहीं आपने? मीटिंग में बैठा हुआ था सुमित जी, मैंने उस मीटिंग में, उस सभागार में मैं उपस्थित था, मैंने लाइव उस बयान को सुना। आप लोग तो आज उस पर बहस करा रहे हैं, मैं तो कल वहां उपस्थित था, तभी तो मैं उनकी मनोदशा और मनोभाव को समझ पा रहा हूं। आप ये समझिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने परिवार या अपने ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि नहीं मुझे भी, मैं भी काम करता हूं और नहीं, मैं भी काम करता हूं और हमसे भी कई लोग नाराज रहते हैं। उन्होंने कहा इस बात को? नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर उस हिसाब से मत देखिए, या कॉन्टेक्स्ट बस उन्होंने चर्चा के विषय में बताया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, कॉन्टेक्स्ट वही था। नहीं, अभिषेक झा जी, आप चाहेंगे आप वहां लाइव भाषण सुने, लेकिन आप इंटरप्रेट अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो बयान रख रहा हूं। आप चाहेंगे तो मैं फिर सुनवा दूंगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी, एक से सुन लीजिए, मैंने सुना ना आपको इत्मीनान से, मैंने सुना ना आपको इत्मीनान से जी। नीतीश जी ने साफ तौर पर कहा कि कर्पूरी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, लेकिन क्या हुआ, 2 साल में उनको हटा दिया। हम भी गरीब गुरबों के लिए, शोषित तबकों के लिए काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नाराज हमसे भी हैं। यही लाइन थी ना? गलत हूं तो मैं बयान सुनवा सकता हूं। तो ये नहीं, आपने एकदम ठीक कहा। मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूं आगे। आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपका एक अलग इंटरप्रिटेशन नहीं है, मैं सिर्फ बयान यहाँ रख रहा हूं। इंटरप्रिटेशन विपक्ष करता है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। कर्पूरी जी के बारे में जिक्र किया कि 2 साल कुछ महीनों में उनको हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया कब से हैं? 15 वर्षों से। इस बार भी चुनाव में एनडीए उनके चेहरे पर जीता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जनता मालिक होती है। आप ये समझिए कि जनता मालिक है, जनता ने जनादेश दिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, और वो जब तक काम करेंगे तब तक जनता के हितों के लिए ही काम करते नहीं। तो फिर नीतीश जी तो ये भी कह चुके हैं ना कि मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। वो तो बार बार ये भी कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो तो एक अलग, आप सोचिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कितने जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने पार्टी की मीटिंग फोरम, ये सब ये कसक है ना ये फिर कि मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। नहीं, कसक नहीं, देखिए जो विपक्ष बार बार कह रहा है, शक्ति जी तक आवाज जा रही है। नहीं, विपक्ष क्या कहेगा? अरे जिस विपक्ष की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने उनकी राजनीतिक हैसियत आपको बताया है ना कि भाई वो तो वजूद में ही आए 2015 के महागठबंधन की वजह से, नहीं तो उनका राजनीतिक हैसियत क्या रह गई थी उनकी? तो वो कोई आप कसक के रूप में इसको मत लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बात को कहा। मैं समझना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव कुमार हैं और संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आप कैसे इस बयान को समझते हैं? और सिर्फ ये नहीं, पहला नहीं है,
वो लगातार ऐसा, मतलब ऐसे नीतीश कुमार को आप भी लगातार देखते रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं जो पहले थे, बार बार कि मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी कि भाई, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सवाल होता है तो भाई हम तो देरी नहीं करते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आएगा तभी कुछ होगा, अब कि हम भी काम करते हैं, हमसे भी लोग नाराज हैं, कर्पूरी जी को भी हटा दिया गया, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, एक कसक तो है, एक पीड़ा तो झलक रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस तरफ भी उनका इशारा हो, जिन लोगों को भी वो इंगित करना चाह रहे हों, लेकिन वो पीड़ा तो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि लग रहा था कि अगर लगातार हम सेवा करते रहे हैं, फिर इस बार का जो परिणाम आया है उस परिणाम को लेकर के एक, ठीक है वो छायावाद में ही सही, लेकिन एक बात उन्होंने कही कर्पूरी जी का ही हवाला दे करके, जो इसमें मूल बात है कि अगर आप काम करते हैं तो फिर इस सत्ता का मोह किस बात का? आप मुख्यमंत्री रहें नहीं रहें, जब आप कहते हैं कि मैं तो लोहिया का अनुयायी हूं, मैं जेपी का अनुयायी हूं, मैं कर्पूरी का अनुयायी हूं, तो इन लोगों ने कभी सत्ता के लिए कोई काम नहीं किया। लोहिया हम नहीं समझते हैं कि कौन से पद पर, प्रमुख पद पर रहे, जेपी कौन से प्रमुख पद पर रहे, तो कर्पूरी जी नहीं भी रहे तो ठीक है, लोगों ने हटा दिया, रख दिया, वो तो राजनीतिक ये है, लेकिन वो काम करते रहे। तो फिर इस बात की चर्चा का मतलब क्या है? रह गई बात कि इशारा जिस तरफ भी हो, लेकिन राजनीति जो है, राजनीति में बहुत अस्थायित्व कोई चीज़ें नहीं होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में कल तक सुशील मोदी का जो कद था वो सबको पता है, डिप्टी सीएम थे, और जब वही सुशील मोदी को जब राजनाथ सिंह बुला करके बंद कमरे में कहते हैं कि आपको प्रस्ताव पास करना है कि ये डिप्टी सीएम होंगे और इसका अनाउंसमेंट आप करेंगे, शायद इसके पहले उनको भी नहीं पता होगा, सुशील मोदी जी को भी, कि दो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट मेरे द्वारा होगा। तो राजनीति में तो कोई भी संभावना हो सकती है, और ये डेमोक्रेसी में इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। आपको लगता है कि कोई बेहतर 5 साल काम का कर रहा टर्म हो, पूरा करने से पहले ही नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है, जिस बात की आशंका उन्हें सता रही है, डर सता रहा है? नहीं भी हटाया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, दोनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा लेकिन सकता। डर है ध्रुव कुमार जी, मैं आपको भी यहां पर लाना चाहूंगा। हाँ, क्या आपको भी लगता है कि डर है, एक नीतीश कुमार को भी आशंका एक तरह से सता रही है कि कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है? देखिए, राजनीति में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, और अस्थिरता के इस माहौल में जो खुद महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पे नज़र रखने वाले सब लोग महसूस कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं हैं जो 2005 में थे। 10 के माहौल में भी थोड़ा अंतर है, तो अभी निश्चित तौर पर वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। बीएसपी के विधायक को अपनी पार्टी में लाना या फिर और भी इस तरह की जो कोशिशें लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है, उन्हें ऐसा लग रहा है, या उनके जो रणनीतिकार हैं वो मुझे लगता है कि इस बात से अवगत करा रहे हैं उन्हें कि कहीं ऐसा हो सकता है। और ये बातें जब निकल के आ रही हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ है। और आप घटनाक्रम की बात करें तो बिल्कुल, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, या फिर मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करने की बात को लेकर हो, या फिर उससे पहले चुनाव में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो ये कहीं ना कहीं से दर्शाता है, वो समझ रहे हैं कि अब जो राजनीतिक मेरा उत्थान है वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ढलान पर है। इस बात को महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। दर्शन आदमी को समझना चाहिए, चाहे ये वजह, इसके पीछे वजह एकमात्र जीवन दर्शन को वो समझ रहे हैं। ध्रुव जी, मुझे लगता है एकमात्र वजह यही है कि बीजेपी इस बार न सिर्फ मजबूत स्थिति में है, बल्कि बीजेपी वो पुरानी बीजेपी नहीं है, अटल आडवाणी के दौर वाली बीजेपी नहीं है, और बीजेपी इस बार बिहार में सुशील मोदी वाली बीजेपी नहीं है। सुमित जी, एक बात बहुत मतलब समझ लेने की जरूरत है, हम लोग इसको अक्सर कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ इतना दम था। तो निश्चित तौर पे खतरा तो है, अपनों से ही है। तो आप इशारा समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे हैं, और वो अपने पार्टी वर्कर्स को खतरा अखिलेश जी से ही है, अखिलेश जी मतलब बीजेपी से ही है। अखिलेश जी बताइए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर गठबंधन युग का प्रारंभ किया था, और मैं समझता हूं कि पूरा देश ये बात जानता है कि हम जहां भी गठबंधन करते हैं राजनीतिक दलों के साथ पूरी एकदम उसके साथ ईमानदारी के साथ मित्रवत व्यवहार करके उसके साथ अरुणाचल में भी मित्रवत
मैं एक बात अरुणाचल में क्या हुआ मित्रवत? जी बिल्कुल अरुणाचल में मित्रवत था, वहां की एक अलग परिस्थिति थी, वो अब लीजिए अलग परिस्थिति थी। नहीं, अब ये दावा अगर कर रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। अरुणाचल में मित्रवत था? नहीं, बिल्कुल वहां की स्थानीय परिस्थिति थी और मित्रवत था वो वहां पर जो अरुणाचल में मित्रवत था गठबंधन के तहत, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया था कि उसका असर कोई बिहार के अंदर नहीं पड़ने वाला है। असर छोड़िए, लेकिन ये भी तो कहा गया जेडीयू की ओर से कि अमित्रवत व्यवहार है, अमित्रवत व्यवहार है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। देखिए मुख्यमंत्री जी ने उस पर क्लियर कर दिया है, तो फिर आप ये दावा देखिए, आपका यही तो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके आधार पर नीतीश जी को भी शायद आशंका है, जेडीयू को आशंका है। और ये बता रहा हूं मैं एक अरुणाचल की वहां की राजनीतिक परिस्थिति और संस्कृति को आप बिहार से तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों पार्टियां अलग है, वो बहुत समाप्त हो चुका है। मैं एक बात आज ये बताना चाह रहा हूं कि जिस कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ये बातचीत हो रही है, किनकी साजिश थी उस समय भी? दिल्ली के अंदर जो सरकार थी और बिहार के अंदर जो सरकार थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता के नाम पर जिस प्रकार की साजिश करके और लोगों ने इस सरकार को गिराया था, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम साथ चले हैं, साथ चलते रहेंगे। एक पुराना अनुभव है और साथ सरकार चलाने का हमारा अनुभव है। हम बिहार के विकास के लिए और बिहार की जनता की सेवा करते रहे हैं और हमारे पास एजेंडा है। नीतीश कुमार जी के कहने का मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि उन्हें कोई सत्ता में कोई खतरा होने वाला है। उन्होंने एक परिस्थिति का जिक्र किया था जिस समय लोगों ने एक साजिश करके एक समाज, नाराज तो आपके अपने भी है ना, बीजेपी के भी नेता नाराज हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, उसको गिराने का। एक सेकंड, बीजेपी के नेता भी नाराज हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, कह देते हैं कि भाई सरकार का साख नहीं बचा है। अब सरकार की साख की बात नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे जो पुलिस अधिकारी जिस प्रकार से जो अकर्मण्य थे उनके ऊपर सवाल उठाया गया था, सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। संजय सरावगी ने क्या कहा आपको नहीं पता? कहना चाह रहा हूं, देखिए सबका मतलब आप निकालिए। ये उसका मतलब यह था कि जो अकर्मण्य पुलिस पदाधिकारी है, जिन लोगों से ये अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन पर यह सवाल उठाया गया था। सरकार में हम लोग साथ हैं, सारी नीति हम लोग साथ बना करके आगे चल रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये 5 वर्षों तक सरकार चलने वाली है और बीच बीच में ये बातें आ रही हैं, ये लोग जो लाट टपका रहे हैं, जिन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कुर्सी हो जाए, कुर्सी के अलावा सारा प्राण उनका कुर्सी में बसता है, कुर्सी के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि कुर्सी के माध्यम से गरीबों का हक हुकूक लूटने का उनको अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग ये सब अलग से ये वातावरण जो तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैंने अरुणाचल का उदाहरण दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी के नेता नाराज हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं, संजय सरावगी, संजय पासवान, बीजेपी के कई नेता। एक सेकंड सुन लीजिए सर। तो बीजेपी के नेता भी निशाना साध देते हैं कि भाई देखिए सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है, विपक्ष का काम कई बार बीजेपी कर देती है। तो इसलिए तो सवाल है कि भाई नीतीश जी कहते हैं इसलिए कि नाराज हो जाते हैं कुछ लोग अच्छा काम करने पर भी, और यही कर्पूरी जी के साथ हुआ और उनको अपनों ने ही हटा दिया। अपनों ने नहीं हटाया था, मैं फिर आपको बता रहा हूं। कर्पूरी जी जिन्हें अपना मानते थे, कर्पूरी जी जिन्हें वही तो कह रहा हूं, साजिशन कर्पूरी जी, लेकिन जिन्हें अपना मानते थे। हाँ, साजिश जिन लोगों ने किया था, तो वही साजिश की शायद बू आ रही होगी उनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दोहरी नागरिकता का मामला जो उठाया था वो कांग्रेस की साजिश थी, और आपको भी याद होगा कि वो कांग्रेस की साजिश के अभिषेक झा जी यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि देखिए दोहरी नागरिकता ये दावा और मैं साफ हो गया, अखिलेश जी, सरकार पर कोई बीजेपी का नेता उंगली नहीं उठाया है, पुलिस के कार्यशैली पर उंगली उठाया गया है। पुलिस किसकी है? नहीं, पुलिस किसकी है? ये अलग बयान है, ये क्या है? एक बात समझ लीजिए, पुलिस किसकी है? अंदर जो अकर्मण्य लोग हैं, पुलिस किसकी है? फिर पुलिस के लोग जो अकर्मण्य, पुलिस किसकी है? दिखाने का पुलिस किसकी है? पुलिस किसके अंदर है? और इसमें सरकार पुलिस किसके अंदर है? कोई उंगली उठाने का काम। अखिलेश जी, पुलिस किसके अंदर है मुझे बताइए, पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस भाई सरकार के अंदर ना, पुलिस पर कहते हैं कि सरकार के अंदर आती है ना, मुख्यमंत्री जी कहते नहीं है क्या? गृह मंत्री के अंदर ना, तो गृह मंत्री नीतीश कुमार है, आप सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं।
नहीं, ये इस प्रकार का इंटरप्रेशन नहीं हो सकता। देखिए, पुलिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि भाई पूरी थाना एक थाना तो कह रहा है पुलिस अगर वहां पर गलत कर रहा था, यही सफाई की मैं बात समझना चाहता हूं। जल्दी से संजय जी एक सेकंड हुआ कि वो थाना प्रभारी, ठीक है, हो गया सर, समझ गया मैं। अखिलेश जी समझ गया। संजय जी, मैं दो चीजों पर जल्दी से कमेंट लेना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश की घटना, एक तरह से बीजेपी दावा करती है तो तुरंत सवाल उठ जाता है, भाई आपने वहां क्या किया? केसी त्यागी साहब ने कहा अमित्रवत व्यवहार, वो दर्द अभी भी है, वो भी दर्द है, अभिषेक झा जी नकार नहीं सकते, वो दर्द अभी भी है। क्या अब बीजेपी बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधती रहती है? इन चीजों को लेकर क्या एक परसेप्शन बन चुका है और वो बात नीतीश कुमार बेहतर तरीके से जान चुके हैं? नहीं, देखिए, अरुणाचल में जो हुआ वो तो सबको पता है, और पार्टी फोरम पर जब इनकी बैठक चल रही थी तो वो केसी त्यागी से लेकर के और जितने इनके बड़े नेता थे सबका दर्द झलका। चूंकि वहां पर दूसरी बड़ी पार्टी थी जेडीयू, 15 सीट पर चुनाव लड़ती है, 7 सीट जीतती है और इनके 6 लोगों को भाजपा तोड़ लेती है, अपने पाले में कर लेती है। इस दर्द को चाहे जितना पैचअप किया जाए वो तो दर्द है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ठीक है गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में रह करके सिस्टम पर सवाल अगर करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ठीक आपका सवाल है कि वो सिस्टम किसका है? सिस्टम तो आपका है, और जब आप उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप विपक्ष को तो नहीं कह सकते हैं ना कि कहां गड़बड़ी है। वही तो है वहां पर जो एक है वो तो लगता है बीजेपी का ये दोहरा रवैया है, और यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार भी शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि किस तरह की सहयोगी पार्टी है। ध्रुव कुमार जी, 30 सेकंड में जल्दी से मैं आपका फाइनल कमेंट। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं बिहार की सियासत में? ये डर, ये दर्द, ये कसक ऐसे ही जाहिर होता रहेगा और चलता रहेगा, या बड़ा होगा कसक? जी, मुझे लगता है बिल्कुल सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं जदयू में है। आपको याद कराना चाहूंगा, राजगीर की बैठक में सारे हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि मुझे, हालांकि आमतौर पे लोग बयान दे रहे थे कि चिराग पासवान जी या उनकी नीतियों के कारण, यानी लोजपा के कारण हम हारे, लेकिन वहां प्रत्याशियों ने खुल के कहा उस बैठक में कि हमको बीजेपी के कारण हार का सामना देखना पड़ा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बातें जो आ रही हैं अब, यानी अंदरूनी ज्वालामुखी है, वो अब कभी भी फट सकता है, है ना? ज्वालामुखी अंदर है, सामान्य स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल राजनीतिक गलियारे में कुछ है ऐसी बातें जिसकी आप कह सकते हैं कि धमक थोड़ी सी सुनाई पड़ रही है बाहर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये कसक, ये दर्द सियासत में रहता है, लेकिन जब छलकता है तो बहुत तस्वीरें बदल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। वो देखना होगा कि क्या ये दर्द बड़े स्तर पर छलकेगा या यूं ही छोटे छोटे स्तर पर छलकता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार। बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर बेवजह विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तस्वीर बनाने वाले कलाकार परेश मैती का दावा, अनावरण होने वाली तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की ही है। अभिनेता प्रसेनजीत की फोटो से तस्वीर नहीं बनी है। बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है इस पर। 23 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस तस्वीर का अनावरण किया था, और ये वो तस्वीर है, देखिए। और इस तस्वीर को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, और तस्वीर बनाने वाले कलाकार परेश मैती ने दावा किया है कि अनावरण होने वाली तस्वीर ये सुभाष चंद्र बोस की ही है, किसी भी अभिनेता की नहीं। अभिनेता प्रसेनजीत की फोटो से तस्वीर नहीं बनी है, बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस की ही तस्वीर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया, और जाहिर है इस तरह के विवाद से सियासतदानों को बचना चाहिए, क्योंकि नेताजी हमारे धरोहर हैं, और हमारे धरोहर जो जिनकी वजह से हमें आजादी मिली और जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनकी जिंदगी को लेकर कई पहलू अभी भी अनसुलझे हैं, जिसे सुलझाने का काम तो कभी कांग्रेस के राज में हुआ नहीं। आज उस तस्वीर को लेकर जब माल्यार्पण हो गया, राष्ट्रपति ने अनावरण किया, और उस तस्वीर को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया गया। तस्वीर बनाने वाले कलाकार ने भी अब दावा कर दिया कि भाई ये तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की ही है, अभिनेता प्रसेनजीत की फोटो से तस्वीर नहीं बनी है। ये एक बड़ा दावा
और बड़ा बयान, और अब कम से कम इसके बाद ये विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कलाकार है, जो जिसने तस्वीर बनाया है, जिसने सुभाष चंद्र बोस को इस तस्वीर में उकेरा है, नेताजी को उकेरा है, वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि नेताजी ही हैं, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर ही है, कोई अभिनेता नहीं है, जो दावा किया गया कि प्रसेनजीत की फोटो, इसमें फोटो से तस्वीर बना दी गई, ऐसा कोई दावा गलत है। बल्कि अब कलाकार ने साफ तौर पर कह दिया कि ये फोटो, ये तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की ही है। दरअसल ये विवाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी के चित्र का अनावरण किया गया है, जिन्होंने पर्दे पर नेताजी की भूमिका निभाई। प्रसेनजीत चटर्जी ने पर्दे पर नेताजी की भूमिका निभाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर इसे विवाद में घसीटा गया, बेवजह विवाद खड़ा किया गया। लेकिन अब कलाकार जो है परेश मैती, जिन्होंने इस तस्वीर उकेरा है, जो तस्वीर बनाया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तस्वीर नेताजी की ही है। प्रसेनजीत की तस्वीर देखिए कौन सी है। अब दोनों को आप दर्शक खुद तय कर लीजिए, कांग्रेस की मानसिकता समझिए कि कैसे हर मुद्दे में उनको सियासत नजर आने लगती है, हर मुद्दे में उनको विवाद नजर आने लगता है। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। और खुद परेश मैती कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, जिन्होंने तस्वीर बनाई है। परेश जी, सबसे पहले तो समझाइए पश्चिम बंगाल कांग्रेस को कि आखिर उनका दावा कैसे गलत है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रसेनजीत का है, हालांकि हम भी दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रसेनजीत की अलग और जो आपने फोटो बनाई है उसकी अलग, दोनों बहुत अलग है। मैंने ये पेंटिंग बनाया है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटोग्राफ से ये पेंटिंग बनाया, ये मेरा इम्प्रेशन है। इस पेंटिंग का साथ दूसरा किसी का कोई रिजेम्बलेंस है नहीं, मैं यही कह सकता है, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस ही है, ये मेरा आंखों में ही ये हुआ है। सारा दुनिया में ऐसे पोर्ट्रेट बनाते हुए लोग बहुत कुछ बहुत लोगों को लेके ऐसे कुछ किया, बट फाइनली वो एस्टेब्लिश्ड ही हुआ, वो ही है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है। उनका फोटो से ही, ओरिजिनल फोटो से ही हम बनाया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है, उनका साथ कोई किसी का रिजेम्बलेंस है नहीं। लेकिन जब एक कलाकार, एक चित्रकार अपने मन से, ईमानदारी से एक तस्वीर, और वो तस्वीर भी एक महानायक, महापुरुष की उकेरता है, नेताजी जो कि हमारे धरोहर, लेकिन उस पर अगर इस तरह का विवाद हो बेवजह का, तकलीफ होती होगी। नहीं, कुछ लोग ऐसे कुछ कहता है, बट वो गलत बात है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है। बिल्कुल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कलाकार परेश जी का दावा, परेश मैती का दावा कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं, और अब कम से कम इसके बाद विवाद जो खड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें समझ में आ जाना चाहिए और देख लेना चाहिए प्रसेनजीत की तस्वीर कैसी लगती है और जो फोटो बनाया गया वो कैसी लगती है। बेवजह के विवाद को नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, खासतौर पर महापुरुषों, महानायकों के सवाल पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।